वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गुड मॉर्निंग। तो आज के करंट अफेयर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू 24 जून। ठीक है, तो पैटर्न यही रहता है कि हम पहले करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं, इससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करते हैं, फिर आंसर डिस्कस करते हैं ओवरऑल, एंड विद रिस्पेक्ट टू दैट हम उसके डिटेल्ड आंसर्स के लिए आप लिंक को फॉलो करते हैं। तो हमने टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक आपको पिन कमेंट्स में मिल जाएगा आफ्टर द वीडियो गेट्स रिलीज, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे हम लेटेस्ट अपडेट्स जो है वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं आपको। सो अब एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ यही है कि इजराइल और ईरान के बीच में सीज फायर डिक्लेयर हो चुका है, बट वो अब हम कल के न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, राइट। तो अब ईरान ने अटैक किया यूएस एयरबेसिस को, कतर और इराक में गल्फ फ्लाइट्स जो है वो सस्पेंड कर दी गई हैं। तो क्विक पॉइंटर्स यही है कि ऐन अल असाद के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे यूएस की ट्रूप्स है वेस्टर्न इराक के अंदर। देन अल उदीद जो है वो कंबाइंड एयर ऑपरेशन सेंटर है यूएसए का, एंड होम है टू 379th एयर एक्सपेडिशनरी विंग ऑफ द यूएसए। अब बहरेन भी इसी वजह से अपना एयर स्पेस जो है वो शट कर चुका है। क्यों? क्योंकि बहरेन में हेडक्वार्टर्स है ऑफ द यूएस नेवी की 5th फ्लीट। देन वो एरिया जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या है 5th फ्लीट का, दैट इज गल्फ रीजन्स, रेड सी, अरेबियन सी एंड पार्ट्स ऑफ द इंडियन ओशन। तो इसी की वजह से जब ईरान के ऊपर अटैक किया था यूएसए ने, जो ऑयल के प्राइसेस है बाय $3 या 4% से वो कम हो गए थे। तो इससे जुड़ा सवाल यही है कि बहरेन में यूएस के नेवी फ्लीट है, आयन अल असाद यूएस ट्रूप्स, देन अल उदैद एयर ऑपरेशंस सेंटर। हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच? सो द आइडिया बिहाइंड दिस क्वेश्चन वॉज कि आपको इजीली चीज़ें जो हैं वो रट जाए, नाम आपको पता हो, कल को आप डरे ना नामों से। ठीक है, तो तीनों के तीनों करेक्टली मैच्ड हैं पेयर्स, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सो अब हमारे पास कतर यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, दिस इज ईरान, राइट। तो बहरेन जो है जहाँ पर फ्लीट एग्जिस्ट करती है, 5th फ्लीट जिसकी हम बात कर रहे हैं। देन उसके बाद इराक के ऊपर भी अटैक हुए हैं, बट इजीली देवर यू कैन से डेटोनेटेड, उसको इजीली आइडेंटिफाई करके उसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, सो अब इंपॉर्टेंस है इन पोजीशंस की, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो अल उदैद दोहा के अंदर, यहाँ पर दोहा के बिल्कुल पास एग्जिस्ट करता है, राइट। सो अब राइजिंग इजराइल ईरान टेंशन थ्रेटन इंडियाज एग्री एक्सपोर्ट। तो एग्री एक्सपोर्ट में हम बेसिकली यहाँ पे बासमती राइस की बात करने वाले हैं, देन शुगर इंडस्ट्री की बात करने वाले हैं, देन एडिबल ऑयल्स की बात करने वाले हैं। व्हीलिंग इंडस्ट्रियल जो एक्सपोर्ट्स है इंडिया के विद रिस्पेक्ट टू बासमती, क्योंकि मेजर जो एक्सपोर्ट है इंडिया के वो ईरान को ही जाते थे, बट अब वो हॉल्ट हो चुके हैं, वो कम हो चुके हैं। अब एक्सपोर्टर्स हैं उनको जो अब कह सकते हैं नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, सो अब इसका मेजर रीज़न यही है ना कि इंडिया में 40% जो है वर्ल्ड का अगर हम देखें तो 40% विद रिस्पेक्ट टू बासमती और राइस की ओवरऑल बात कर रहे हैं, एक्सपोर्टर हो गया, तो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड है। मेजर उसमें चंक अगर ईरान लेकर जा रहा है, बट अब ईरान में वॉर चल रही है तो वो इंपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो इंडिया को यहाँ पे क्या है, नुकसान होने वाला है। आने वाले टाइम में अगर जल्दी चीज़ें खत्म नहीं हो जाती तो तब तक प्रॉब्लम आती रहेगी। विद रिस्पेक्ट टू शुगर इंडस्ट्री अगर हम बात करें तो बंदर अब्बास पोर्ट जो है, जो कि अब ईरान के अंदर है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास है, वहाँ पे भी दिक्कत चल रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने की बात की जा रही है ईरान के द्वारा ऑल्सो। तो ये इंपॉर्टेंस इसलिए था इंडिया के लिए क्योंकि जो शुगर ट्रेड है अफगानिस्तान को, वो वाया ईरान ही कंडक्ट कराता था इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। एंड जो एरिया अब अफगानिस्तान का इंडिया के साथ टच करता है, छोटा सा पोर्शन, वो LOC के अंदर फॉर्म करता है या POK वाले एरिया के अंदर फॉर्म करता है, नॉट LOC, POK वाले एरिया के अंदर यहाँ पे फॉल करता है। सो अब इंडिया के लिए ऑप्शन यही बचता है कि वो चबाहार फोर्ट को, जो कि अब यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से थोड़ा सा दूर है, वहाँ पर डेवलपमेंट शुरू की जा सके, है ना। तो उसी तरीके से काम हो। एडिबल ऑयल्स की जब हम बात कर रहे हैं, उसके इंपोर्ट के अंदर आप देखें तो वो कमी आई है, तो थोड़ा सा स्कार्सिटी इंडिया के लिए यहाँ पर पड़ गई है विद रिस्पेक्ट टू एडिबल ऑयल्स ऑल्सो। तो उसके ऊपर भी अब ऑल्टरनेटिव्स इंडिया ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो सवाल ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडी डज नॉट बॉर्डर ईरान? कैस्पियन सी, गल्फ ऑफ ओमान, ब्लैक सी एंड पर्शियन गल्फ। सिंपल सवाल है ये, ऑप्शन नंबर सी ब्लैक सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ब्लैक सी आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं नहीं है, कैस्पियन सी है, पर्शियन गल्फ है, गल्फ ऑफ ओमान है, देन अरेबियन सी है, यहाँ पे हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, यहाँ पर ब्लैक सी नहीं है कहीं पे भी। सो आपको ये बॉर्डरिंग नेशंस भी देखने पड़ेंगे कि ईरान के कौन से हैं। देन टैक्स डिपार्टमेंट होल्ड टू ड्रॉप अपील्स अंडर द लिमिट। तो बेसिकली फाइनेंशियल ईयर 24-25 का जो बजट है उसके अंदर सरकार ने ये चीज़ बोली थी कि अब जो केसेस फाइल होते हैं IT डिपार्टमेंट के, ठीक है, टू ITAT, जिसको हम इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल बोलते हैं, उनकी जो लिमिट्स है वो एक्सटेंड कर दी गई थी कि जो ट्राइब्यूनल में केस जाएगा उसकी जो अमाउंट है 50 से 60 लाख कर दी गई थी, उनसे कम वाले अब केसेस फाइल नहीं होंगे। ठीक है, सो अब 1 करोड़ से 2 करोड़ कर दी गई फॉर हाई कोर्ट्स, एंड 2 करोड़ से 5 करोड़ कर दी गई फॉर सुप्रीम कोर्ट। द रीजन बीइंग यही कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, हाई कोर्ट के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर ओवरऑल अगर हम ITAT के ऊपर देखें कितना ज़्यादा बर्डन यहाँ पर ना पड़े, तो बाकी जो केसेस ऑलरेडी एग्जिस्टेंट थे उनको ड्रॉप कर दिया जाए, एंड विद इन 3 मंथ्स या तो उनकी जो है जल्दी से जल्दी उनके ऊपर डिसीजन दे दिया जाए, एंड दैट डिसीजन विल बी फाइनल, है ना। अंटिल अनलेस किसी भी तरह का कोई यहाँ पर लीगल
जुडिशियल इशू नहीं उठ जाता या डिटर्मिनेशन ऑफ लॉ नहीं हो जाता है दिक्कत, है ना। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर सरकार ने बोला है कि जितने भी अब लॉज हैं वो नए तरीके से अगर हमने लिमिट्स रेज की हैं उसी के हिसाब से काम करेगा, एंड जितना भी बर्डन है, प्रेशर है हम जुडिशरी के ऊपर डाल रहे हैं, एक्सर्ट कर रहे हैं, उसको हमें हटाना है ताकि हम नई साल में नई शुरुआत कर सकें। अब सवाल आपका यही है कि विद रिस्पेक्ट टू इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल कंसिडर द फॉलोइंग, कि ITAT जो है जुडिशियल बॉडी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है। दूसरा ITAT जो है स्पेशलाइज करता है इन डीलिंग विद अपील्स अंडर द इनडायरेक्ट या अंडर द डायरेक्ट टैक्सेस। With respect to the following, which of the following statements are correct? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर आपकी करेक्ट हैं, ठीक है। कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट होने की वजह से क्या है कि ITAT जो है क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है जिसको जनवरी 1941 में इस्टेब्लिश किया गया था, एंड मेजर इसका स्पेशलाइजेशन है इन डीलिंग विद टैक्सेस अंडर द डायरेक्ट टैक्सेस एक्ट। तो ये ऑर्डर्स जो हैं ITAT के द्वारा पास किए जाते हैं वो फाइनल होते हैं। अपील जरूर होती है हाई कोर्ट के अंदर, बट ओनली एंड ओनली अगर सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हो सके, एंड इसी वजह से क्योंकि अभी एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, फुली जुडिशियल बॉडी तो हम इसको नहीं बोल सकते ना कि एक तरह से जुडिशरी की तरह एक्ट कर रही है, एक तरह से ट्राइब्यूनल है ये, ठीक है। सो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरह है ये, ठीक है, जहाँ पर आपस में बैठ के बातचीत करके सारी सिचुएशन जो है वो हो सकती है सॉल्व। बट अगर ऐसे डिटर्मिनेशन ऑफ लॉ को क्वेश्चन आता है तो वो जुडिशरी ही हैंडल करती है, पावर ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के अंडर ही ये चीज़ आती है, ठीक है। तो हाई कोर्ट को ये जो केस है वो फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास है कि वेस्ट एशिया शॉक टू फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल। तो अब इसमें मेजर हमारा जो सवाल उठता है ना वो यही है कि मेजर इनपुट कॉस्ट है इंडिया के अंदर अगर हम फर्टिलाइजर्स की बात करें, बट सरकार ने सब्सिडी दे दी है, और इस साल जो हमारी फर्टिलाइजर्स है उनकी डिमांड यहाँ पर इनपुट कॉस्ट की तरह बढ़ने वाली है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मॉनसून है वो बेटर होने वाला है, एंड 5 से 5.5% तक अगर आप देखें तो फर्टिलाइजर्स का जो इनपुट है वो बढ़ने वाला है इस पर एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो सब्सिडी तो बिल जो है गवर्नमेंट के लिए बढ़ेगा ही। क्यों? क्योंकि अब सब्सिडी में आपने एक स्पेसिफिक लेवल सेट कर दिया है कि इतना ही फार्मर को देना है, बाकी जो इंटरनेशनली अब प्राइस जो पड़ता है गवर्नमेंट को वो सारा का सारा गवर्नमेंट ही कवर करेगी। तो अब हम फर्टिलाइजर्स को इम्पोर्ट कर रहे हैं, और इम्पोर्ट तो कर ही रहे हैं, बट हमारे पास इंटरनेशनली इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी चल रही है जिस वजह से प्राइसेस हाई हैं, तो इम्पोर्ट बिल इंडिया के लिए यहाँ पे बढ़ने वाला है, ठीक है। एंड 3 तरह के यहाँ पर बात की गई हमारे पास फर्टिलाइजर्स की, दैट इज अमोनियम फॉस्फेट, देन म्यूरिएट ऑफ पोटैश, देन फॉस्फोरिक एसिड। तो अब आपका काम यहाँ पे ये है कि तीनों का यूज क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर, आपको वो देखना पड़ेगा। सवाल यही है, म्यूरिएट ऑफ पोटैश कंटेन्स क्लोराइड एज एन एडिशनल एलिमेंट, इट इज मोर एक्सपेंसिव दैन सल्फेट ऑफ पोटैश। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि क्लोराइड जो है एमओपी में एक तरह से एडिशनल एलिमेंट है, बट एमओपी जो है वो सस्ता होता है एज कम्पेयर टू एसओपी। क्यों? क्योंकि सल्फर का कंटेंट या आप सल्फाइड कंटेंट की बात करते हैं वो पाया जाता है जो रेडली या इजीली इतना अवेलेबल नहीं होता है ना, तो वो एक्सपेंसिव बना देता है एसओपी को, एंड वो क्लोरीन यानी कि क्लोराइड फ्री होता है, ठीक है। तो आप ये डिफरेंसेस के ऊपर यहाँ पर बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। मोर एक्सपेंसिव कौन सा है, लेस एक्सपेंसिव कौन सा है, क्लोराइड फ्री कौन सा है, हाई क्लोराइड कंटेंट किस में है, तो उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूलाज देख सकते हैं आप। बेसिक सा पॉइंट आपका। इंडिया इलेक्ट्रिक हाईवे बस ड्रीम राइड 2 मिनट फ्लैश चार्जिंग। तो 2 मिनट फ्लैश चार्जिंग के अंदर बोला जा रहा है कि ऐसी लिथियम आयन बैटरीज को आप डेवलप कीजिए जो कि 10,000 पर किलोवाट आवर ऑफ बैटरी कैपेसिटी से काम कर सके। लॉन्ग रूट के अंदर हमने आने वाले साल में यानी कि बाय द ईयर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 हमें 14,000 इलेक्ट्रिक बसेज ऑन रोड चाहिए, एंड ये इसी वजह से हुआ है क्योंकि हमारे पास PME ड्राइव जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम लॉन्च की गई है उसके तहत मैन्युफैक्चर करनी है इंडिया के अंदर ही हमने इलेक्ट्रिक बसेस। तो इसी तरीके से हम लॉन्ग रूट पर ऐसी इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो यूज़ करेंगे। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे यही है कि पेंटोग्राफ सिस्टम के थ्रू ये चलेगा। अब हमने रेलवेज में देखा होगा कि जो इंजन्स हैं जो कि इलेक्ट्रिकली रन होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वायर्स लगी होती हैं, उनके साथ अटैच्ड होता है नीचे इंजन, तो वो क्या कर रहा है, उनको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। बट यहाँ पे हमारे पास लिथियम आयन बैटरी ऑलरेडी स्टोर्ड है, तो ये क्या होगा, सिर्फ ये चार्जिंग प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाएगा पैंटोग्राफ सिस्टम, ठीक है। तो उसी के तरीके से काम किया जाएगा। सवाल यह है कि PME ड्राइव के ऊपर सवाल है। PME ड्राइव वॉज लॉन्च इन 2023। मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज इज द नोडल मिनिस्ट्री। वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ PME ड्राइव इज डेवलपिंग मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन द कंट्री। तो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट कि इसको लॉन्च 2023 में नहीं 2024 में किया गया था, एंड ये 2026 तक यहाँ पर एप्लीकेबल रहेगा। सक्सेसफुली अगर इसको पूरा कर पाते हैं तो मे बी 2.2 वर्जन भी सरकार इसको ऊपर निकालने की कोशिश करेगी। देन नेक्स्ट, रोड टनल प्रोजेक्ट JNK में वर्थ 10,637 करोड़ गेट अ नॉट। तो 2 तरह की टनल्स यहाँ पे बनाई जाएंगी। पहली का नाम हमारे पास है पीर की गली टनल, दूसरी है हमारे पास साधना टनल, ठीक है। पीर की गली टनल जो है या साधना टनल जो है, दोनों की दोनों जो है ऑल वेदर कनेक्टिविटी हमें प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। तो पीर की गली जो है वो हमें श्रीनगर वाले रीजन में
ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी। एंड जब हम बात करते हैं साधना टनल की, तो वो कारना डिस्ट्रिक्ट LOC के पास जो है वहाँ पे हमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी, ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी। ऑल्टरनेटिव है, फास्टर रूट है, तो हम देखें तो मिलिटरीली भी इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोनों ही प्रोसेसेस के दोनों को ही यहाँ पर अलाउ कर दिया गया है। सवाल यही है कि पीर की गली टनल जो है वो ऑल ईयर एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करेगी LOC में, साधना टनल जो है प्रोवाइड करेगी ऑल ईयर एक्सेसिबिलिटी टू श्रीनगर। फेयरली सिंपल बात है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। दोनों को अदला बदली कर दिया गया, ठीक है। साधना टनल LOC, पीर की गली श्रीनगर, ठीक। सो नेक्स्ट है हमारे पास नो हेडविन इंडिया एशियन ट्रेड डील। 9 मीटिंग्स हो चुकी हैं अभी लास्ट के 1 साल के अंदर एशियन कंट्रीज के साथ, बट किसी भी तरह की यहाँ पे इंडिया की सुनी नहीं जा रही। एंड दिस कम्स इन ल्यू ऑफ अ 2009 का एग्रीमेंट। 2009 में इंडिया का एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें इंडिया ने अपना 71% ट्रेड या टैरिफ लाइन्स जो है एशियन नेशंस के लिए खोल दिए थे, ठीक है। बट अब उसके रिस्पॉन्स में इंडोनेशिया ने उस टाइम पे 41%, 66.5% और थाईलैंड ने 67% अपने जो टैरिफ लाइन्स है वो खोल दिए थे इंडिया के लिए, ठीक है। एंड इस हम एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, AITIGA, दैट इज एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, कि हम आपस में ट्रेड करेंगे, इतनी टैरिफ लाइन हमने खोल दी आपके लिए। बट अब इसके अंदर रीनेगोशिएशन की जरूरत है, क्योंकि इंडिया ने बहुत सारे लूप होल्स यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं। वन ऑफ देम बीइंग कि इंडिया को सब सामान जो प्रोड्यूस है या जो प्रोडक्ट्स है, गुड्स हैं, वो बेचे गए हैं इन एशियन कंट्रीज के द्वारा बाय, क्योंकि उनको जो अब आप कह सकते हो कि चाइना है वहाँ से सस्ते में रॉ प्रोडक्ट मिल गया, वहाँ पर उसके ऊपर थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंजेस किए, वही इंडिया को उन्होंने बेच दिए, ठीक है। क्वालिटी जो है वो मैटर करनी चाहिए, तो इस तरीके से आप कैसे कर सकते हो। तो ये रीनेगोशिएशन की बात चल रही है, बट अभी तक 1 साल हो चुका है, 9 मीटिंग्स हो चुकी हैं, बट कोई अभी डिसीजन नहीं बना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर नॉट मेंबर्स ऑफ एशियन, फिलीपीन, श्रीलंका, वियतनाम एंड दारुसलाम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो अब आपका यहाँ पे काम ये है कि एशियन कब फॉर्म हुआ था, क्या पर्पस था, फाउंडिंग मेंबर्स कौन से थे, अभी कौन से मेंबर कंट्रीज हैं, उनके ऊपर आपको फॉलो करना है, नोट्स बना लेना आज जाकर कि 8 अगस्त 1967 में मतलब बनाया गया था इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर एंड थाईलैंड के द्वारा। अभी करंटली यहाँ पे 10 मेंबर्स हैं, 10 मेंबर्स के आपको नाम मैंने दे दिए हैं। अब आपका मेजर पॉइंट यहाँ पर क्या रह गया, जो पीछे हमने डिस्कस किया था कि इसका पर्पस क्या है, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, ठीक है, इनके ऊपर आप डेवलप कर लेना। देन इंडिया सीक्स पॉज वर्ल्ड बैंक एक्सपर्ट्स प्रोसीडिंग्स ओवर किशनगंगा एंड रातले। तो बेसिकली ये इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड है कि अब पाकिस्तान जो है वो चला गया है इंटरनेशनल लेवल पे, तो बोल रहा है कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स इंडिया ने लॉन्च कर दिए हैं, बट हमारे पास तो पानी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो अब इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर बेसिकली बोला गया था ना कि ईस्टर्न रिवर्स जो है सतलज, ब्यास, रवि, वो इंडिया के अंदर अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ के लिए हैं। वेस्टर्न रिवर्स जो है इंडस, झेलम, चेनाब प्राइमरीली पाकिस्तान के पर्पज़ के लिए है, यूज़ के लिए। बट इंडिया ने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं अबेंस में इंडस वाटर ट्रीटी, तो अब इंडिया जो है वो पाकिस्तान के लिए पानी इतना ज़्यादा नहीं छोड़ रहा। एंड मेजरली यहाँ पर 2 प्रोजेक्ट्स के ऊपर मुद्दा उठाया गया है, किशनगंगा ऑन द किशनगंगा रिवर एंड रातले ऑन द चेनाब रिवर। तो इसको स्टार मार्क करके थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। तो अब जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो लीनो नाम का एक बंदा है, ठीक है, जो अब वर्ल्ड बैंक का एक्सपर्ट है, जो कि ऑलरेडी इंडस वाटर ट्रीटी में इंडिया की जो जितने भी मुद्दे हैं वो काफ़ी सालों से सुन रहे हैं, है ना। बट उन्होंने इंडिया के कहने पे उस चीज़ के ऊपर या पाकिस्तान की कही हुई बात पर रोक लगा दी। पाकिस्तान को अब इंडिया की तरफ से यही सवाल मिला कि पहले भी तो ऐसी सिचुएशंस हुई हैं, बट तब तो आप कुछ नहीं बोले, अब आप प्रोजेक्ट्स को लेकर इतना ज़्यादा क्यों मुद्दा उठा रहे हैं, ठीक है। अब विलिंगनेस जो है इंडिया को दिखाई थी पाकिस्तान ने अबेयंस के बाद, जब इंडस वाटर ट्रीटी अबेयंस में डाल दी गई थी, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था। अब इंडिया ने उस टाइम पे पाकिस्तान की जो विलिंगनेस टू टॉक है उसको मना कर दिया था, ऑपरेशन सिंदूर वाज अंडरगोइंग, है ना। सो अब इसी वजह से जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं सरकार ने क्या क्या रखे हैं उनके नाम आपको यहाँ पर देखना पड़ेंगे। दैट इज फास्ट ट्रैक 4 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, चेनाब, पाकुलदुल, रातले, कीरू एंड क्वार। पाकुलदुल जो है फर्स्ट शॉर्ट बेस्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट रहेगा जो कि JNK के अंदर बनेगा, ठीक है। अब मंथली बेसिस पे सरकार ने भी बोला कि हम फ्लशिंग कैरी आउट करेंगे, क्यों, क्योंकि जब हम इंडस वाटर ट्रीटी हमने अबेंस में डाली थी उसके बाद हमने फ्लशिंग वाला प्रोसेस शुरू कर दिया था। अब फ्लशिंग वाले प्रोसेस के थ्रू क्या होगा कि सरकार वांट्स के तो गेट्स हम साफ करेंगे जो कि हमें अलाउड है ना, तो वो हम मंथली बेसिस पे आप एक्सपेक्ट कीजिएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईस्टर्न रिवर ऑफ द इंडस वाटर सिस्टम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, चेनाब जो है, ठीक है। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप के द्वारा भी।
देन एशिया वार्मिंग नियरली ट्वाइस ग्लोबल एवरेज हिट हार्ड ऑन 2024। तो बेसिकली अब यहाँ पर ना बहुत सारी ऐसी आपको चीज़ें दी गई हैं, तो आपकी तरफ से आप ये लगा लीजिए कि होमवर्क है जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। कि अब नए नए तरह की जो हमारे पास आप कह सकते हो कि बहुत सारे साइक्लोन्स आ रहे हैं, कौन से साइक्लोन्स आए हैं उनका नाम यहाँ पे आपको दिया गया है। देन विंटर की जो स्नोफॉल है वो रिड्यूस हुई है, ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट होने शुरू होंगे, 24 में से 23 ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट हुए हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है वो प्रोलॉन्ग लेवल्स पे आ रहे हैं, सब्सटेंशियल लॉस हुआ है कम्युनिटीज़ को, तो ऐसे रिपोर्ट्स आ रही हैं, ठीक है। सो मेजरली यहाँ पे जो सी सरफेस टेम्परेचर्स है वो हाईएस्ट रिकॉर्ड किए गए इन द ईयर ऑफ 2024। तो इससे रिलेटेड यही है कि द स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय, तो ऑप्शंस क्या क्या हैं, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, IMO इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, बोथ A एंड B, D नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C, बोथ A एंड B। तो ये ऑलरेडी आपको न्यूज़ में यहाँ पे स्टेटेड था, तभी मैंने आपको होमवर्क दिया ताकि आप इसके ऊपर थोड़ा सा डेवलप कर पाओ। देन राजस्थान, तेलंगाना, बिहार रिकॉर्डेड हाईएस्ट चाइल्ड लेबर रेस्क्यूज इन फाइनेंशियल ईयर 2025। रिपोर्ट ने ये बोला है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस एक्टिविटी को कंडेम किया, बट उन्होंने बोला कि इंडियन NGOs एंड गवर्नमेंट काम कर रही है मिलकर इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए, चाइल्ड लेबर के लिए, है ना, काम तो कर ही रही है। हम चाइल्ड लेबर के अंदर भी जो मेजरली चीज़ें यहाँ पे पाई गई हैं दैट वाज रिगार्डिंग अनएथिकल थिंग्स जो उनसे कराई जा रही थी, ठीक है। सो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर जो है बोला गया कि तेलंगाना में सबसे ज़्यादा, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड दिल्ली में जो ये FIRs हैं वो रजिस्टर की गई है, बट राजस्थान, तेलंगाना एंड बिहार जो है हाईएस्ट केसेस यहाँ पर पाए गए हैं चाइल्ड लेबर के। तो अब ILO की कन्वेंशन का यहाँ पर मेंशन था, बट मैं नहीं बताना चाहती थी वरना आपको आंसर पता लग जाता कि ILO कन्वेंशन 182 चाइल्ड लेबर के साथ डील करती है, ILO कन्वेंशन 169 ट्राइबल राइट्स के साथ, ILO कन्वेंशन 138 मिनिमम एज कन्वेंशन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेज आर करेक्टली मैच्ड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C, तीनों की तीनों करेक्टली मैच है। चाइल्ड लेबर के साथ ही हमारी जो ILO कन्वेंशन 182 है जिसके बारे में आपको बता रही थी, वो इसी आर्टिकल के अंदर गिवन था। चाइल्ड लेबर के साथ यहाँ पे उसको इलीगल यहाँ पे डिक्लेयर करने में उसका काम था। देन 169 जो है इंडिजिनस ट्राइबल के राइट्स को रिकॉग्नाइज करने के ऊपर था। देन ILO कन्वेंशन मिनिमम एज कन्वेंशन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब 14 ईयर्स वाला जो हमारा फंडामेंटल राइट के अंदर भी गिवन है ना कि 14 साल से कम वाले जो बच्चे हैं उनको हजारडस काम में यहाँ पर नहीं अलाउ करना चाहिए, तो मिनिमम एज कन्वेंशन भी इसी से जो है रिलेट करती है। तो इसका डिटेल्ड आंसर यहाँ पर यही है कि अबॉलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर की यहाँ पे बात वो करती है। सो इन केस इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर UPSC 2026, तो हमारा एक ऑनगोइंग बैच है, तो आप इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, सिमिलर इन द केस ऑफ टेस्ट सीरीज। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे, थैंक यू सो मच।